हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कर्मधारय समास। पिछली क्लास में हमने कर्मधारय समास के विशेषण विशेष्य भेद के विषय में पढ़ा था। आज हम कर्मधारय समास के उपमान उपमेय भेद के विषय में पढ़ेंगे। उपमान उपमेय, इसमें दो पद होते हैं। एक पद होता है उपमान और दूसरा पद होता है उपमेय। सबसे पहले हमें इनको समझना जरूरी है कि उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। उपमान जिससे तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। कई बार तुलना का है कंपेयर करना, ठीक है। तो जिससे भी हम किसी को कंपेयर करेंगे तो जिससे कर रहे हैं उसे हम उपमान कहते हैं। और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना करते हैं। जिसकी तुलना करेंगे, जिसको कंपेयर करेंगे उसको हम उपमेय कहते हैं। अर्थात जिससे हम तुलना करते हैं वो तो उपमान कहलाता है और जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, सामान्य सा उदाहरण है, हरीश अब्दुल कलाम की तरह बात करता है। हरीश अब्दुल कलाम की तरह बात करता है। हरीश नाम का कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी ज्ञानप्रद बात करता है, जैसे अब्दुल कलाम करते थे। अब हरीश की तुलना हमने किससे करी? अब्दुल कलाम की तरह। किसकी तरह बात कर रहा है हरीश? अब्दुल कलाम की तरह। तो अब्दुल कलाम को किससे तुलना कर रहे हैं? अब्दुल कलाम से कर रहे हैं। तो अब्दुल कलाम क्या कहलाएंगे? उपमान कहलाएंगे। और किसकी कर रहे हैं तुलना? हरीश की कर रहे हैं, तो हरीश क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा, ठीक है। सामान्य रूप में आपने भी कई बार देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानप्रद बात करता है तो हम उससे कह देते रहने दे, गांधी जी की तरह बात मत कर, ठीक है। तो अब हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? गांधी जी से कर रहे हैं। गांधी जी खुद थोड़ा ना है, गांधी जी की तरह बात कर रहा है तो हम उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? गांधी जी से। तो गांधी जी को क्या कहलाएंगे? उपमान। और जिसको कह रहे हैं हम गांधी जी की तरह वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा, ठीक है। इस समास में भी विग्रह करने के कुछ सामान्य नियम है। पहला नियम तो है कि उत्तर पद जिस लिंग में होता है पूर्व पद को भी उसी लिंग में लिखते हैं। समझो इसे। कभी कभी उपमान पहले आ जाता है और कभी कभी उपमान बाद में भी आ जाता है। तो यह समास उपमान उपमेय भी कहलाता है और उपमेय उपमान भी कहलाता है। इसके दो भी, ठीक है। चीज एक ही है, केवल मात्र तरीका अलग है। जब उपमान पहले आएगा तो उपमान उपमेय, जब उपमान बाद में आएगा तो उपमेय उपमान। कभी भी आ जाए, चाहे उपमान पहले आ जाए चाहे उपमान बाद में आ जाए, हमें तो क्या करना है? उत्तर पद यानी बाद वाला पद जिस लिंग का है समस्त पद को विग्रह करते समय पूर्व पद को भी उसी लिंग में लिखना है। उत्तर पद जिस लिंग में होता है पूर्व पद को भी उसी लिंग में लिखते हैं। जिस लिंग में उत्तर पद होगा पूर्व पद को भी उसी लिंग में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो पहले वाला भेद पढ़ाया था विशेषण विशेष्य, तो उसमें नियम लिखवाया था कि विशेष्य जिस लिंग में होगा विशेषण भी उसी लिंग में होता है। दोनों का समान लिंग वचन विभक्ति होनी चाहिए। वो ही नियम यहाँ पर है कि जिस लिंग में उत्तर पद होगा यानी उपमान और उपमेय एक लिंग में चलेंगे, एक वचन में चलेंगे और एक विभक्ति में, समान विभक्ति समान वचन और समान लिंग होंगे। दूसरा नियम, विग्रह करते समय इव शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इव शब्द जोड़ देते हैं। कर्मधारय विशेषण विशेष्य वाले भेद में हम चय असौ, चय इयम, चय तत् जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? इव शब्द जोड़ देना है। इव का मतलब होता है तरह, ठीक है। लेकिन इव कहाँ जोड़ना है? तो नोट डाल के लिखना, इव हमेशा उपमान के बाद लिखते हैं। अगर उपमान पहले आ जाएगा तो इव बीच में लिखा जाएगा, अगर उपमान बाद में आता है तो इव सबके एंड में लिखा जाएगा। इव का प्रयोग करना कहाँ है? हमेशा उपमान के बाद में करना है, ठीक है। उदाहरण देखो, समझ में आया। उदाहरण है पहला उदाहरण,
घन श्यामा। अब दो पद है, एक तो पद है घन और एक है श्याम। घन का मतलब तो होता है बादल और श्याम का मतलब होता है सांवला, बादलों की तरह सांवला। अब किसकी तरह सांवला? बादलों की तरह। तो बादल क्या है? दूर है। देखो विशेषण और उपमान में यही एक अंतर है। विशेषण हमेशा विशेष्य से चिपका हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, लेकिन उपमान उपमेय से दूर रहता है, मिला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, एक गाना आपने सुना होगा, बहुत पुराना है, ये झील से नीली आंखें, बालों का रंग सुनहरा। तो आंखें तो कैसी हैं? आंखें झील सी, और बाल कैसे हैं? बालों का रंग सुनहरा। अब देखो आंखें झील सी, आंख झील थोड़ा है, आंख की तुलना कर रहे हैं किससे? झील से। तो झील तो क्या कहलाएगी? उपमान कहलाएगी। और किसकी तुलना कर रहे हैं? आंख की, तो ये क्या कहलाएगी? उपमेय कहलाएगी। और बालों का रंग सुनहरा, बाल कैसे हैं? सुनहरे हैं। तो सुनहरापन जो है वो बालों में चिपका हुआ है, मिला हुआ है, तो सुनहरा तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और बाल क्या कहलाएंगे? विशेष। ठीक है, तो उपमान हमेशा उपमेय से दूर रहता है और विशेषण हमेशा विशेष्य से मिला हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। यही डिफरेंस है विशेषण और उपमान में। तो यहाँ पर घन यानी बादल, श्याम यानी सांवला, बादलों की तरह सांवला। अब बादल कहाँ है? दूर है, और सांवलापन कहाँ है? मेरे अंदर। मेरा रंग सांवला है। किसकी तरह सांवला है? बादलों की तरह। तो बादल मेरे अंदर समाये हुए थोड़ा ना है, बादल तो दूर है, लेकिन सांवलापन मेरे अंदर है। तो जो श्याम है वो तो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और घन क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। इव का प्रयोग करना है, कहाँ करना है? उपमान के बाद करना है। अब ये जो उत्तर पद पुल्लिंग का है, तो पूर्व पद को भी हम क्या करें? पुल्लिंग में बनाएं, घना श्यामा। उपमान क्या है? घन। उपमान के बाद इव का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि एक संधि आती है विसर्ग लोप संधि, उससे विसर्ग का लोप हो जाता है। कब? जब विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए। तो विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, चंद्रोज्ज्वला। एक शब्द है चंद्र, एक है उज्ज्वला। चंद्र यानी चंद्रमा, उज्ज्वला यानी सफेद। किसकी तरह सफेद? चंद्रमा की तरह सफेद। अब चंद्रमा कहाँ है? बहुत दूर है, तो जो दूर है वो क्या है? उपमान है। चंद्र तो क्या कहलाएगा? उपमान। और उज्ज्वला क्या कहलाएगी? उपमेय। जिस लिंग में ये है उसी लिंग में इसको करेंगे। उज्ज्वला आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे? चंद्रा। लेकिन आकारांत पुल्लिंग नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा? चंद्रहा इव उज्ज्वला, वही विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये तो उपमान है, ये उपमेय है, बीच में इव का प्रयोग कर दिया। तीसरा उदाहरण मैंने कहा था उपमान पहले भी आ सकता है, उपमान बाद में भी आ सकता है। यहाँ उपमान कहाँ आ रहा था? पहले आ रहा था। अब ये उदाहरण देखो, पुरुषः सिंहः। सिंह कहते हैं शेर को, और पुरुष यानी पुरुष। पुरुष कैसा है? शेर की तरह, शेर की तरह पुरुष। अब पुरुष की तुलना किससे कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं, तो शेर क्या कहलाएगा? सिंह क्या कहलाएगा? उपमान। और पुरुष क्या कहलाएगा? उपमेय। ये पुल्लिंग का है, तो इसको भी क्या करेंगे? पुल्लिंग में ही लिखेंगे। क्या बनेगा? पुरुषः सिंहः। लेकिन उपमान कहाँ आया है? बाद में आया है, तो इनका प्रयोग बाद में करेंगे। अगर उपमान पहले आ जाए तो इव का प्रयोग बीच में करेंगे, और उपमान बाद में आ जाए तो इव का प्रयोग दोनों शब्दों के बाद में करेंगे। अर्थात उपमान और उपमेय और उपमान के बाद में करेंगे। फिर देखो, पुरुष व्याघ्र। पुरुष यानी तो पुरुष, व्याघ्र यानी भेड़िया। ठीक है, पुरुष कैसा है? व्याघ्र की तरह है। अब पुरुष की तुलना व्याघ्र से कर रहे हैं, तो ये पुल्लिंग का है, इसको भी क्या करेंगे? पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुरुषः व्याघ्र। उपमान ये है, तो इनका प्रयोग बाद में कर देंगे। ठीक है, तो उपमान तो किसे कहते हैं? जिससे तुलना करते हैं, और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है, इसके सामान्य नियम क्या है कि जिस लिंग में समस्त उत्तर पद जिस लिंग में होता
स्त्रीलिंग में लिखते हैं। विग्रह करते समय इव शब्द जोड़ देते हैं और इव का प्रयोग हमेशा उपमान के बाद ही करते हैं। ये था आपका कर्मधारय समास का उपमान उपमेय भेद।